वारदात की रात दरिंदा बन गया था संजय राय। करतूतें जानकर अधिकारी भी हैरान। दोस्तों, ये खबर कोलकाता की है। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कोलकाता पुलिस का सिविल वेंटिलेटर संजय राय वारदात से पहले किसी जोम्बी की तरह अपने शिकार की तलाश में घूम रहा था। 8 और 9 अगस्त की दरमियान रात को उसने आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ ज्यादती करने के बाद उसका कत्ल तो कर दिया था, लेकिन कत्ल से पहले और कत्ल के बाद भी वो दूसरी लड़कियों के साथ बदतमीजी और छेड़छाड़ करता रहा। संजय को गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई ने जब पिछले 24 घंटे की उसकी हरकतों की स्कैनिंग शुरू की तो उसके बारे में ऐसी जानकारियां निकलकर सामने आई जिन्होंने जांच अधिकारियों को भी सन्नाटे में डाल दिया। 8 और 9 अगस्त के दौरान संजय राय अलग अलग वाहनों से कुल 4 बार आरजीकर अस्पताल के अंदर गया था। इनमें 3 बार तो वो अस्पताल के अंदर घूम फिर कर राउंड लगाकर बाहर निकल आया, लेकिन चौथी बार आखिरी बार जब वो अस्पताल से बाहर निकला तब तक उसके हाथों ट्रेनी डॉक्टर का रेप और कत्ल हो चुका था। लेकिन बात इसके आगे भी है। तफ्तीश में पता चला कि संजय राय वारदात वाली रात अस्पताल के पास ही एक रेड लाइट एरिया में भी गया था और वहां लौटते हुए उसने रास्ते में भी एक लड़की से छेड़छाड़ की थी। यहां तक कि रेप और कत्ल की वारदात के बाद भी उसने एक महिला को फ़ोन किया और उसके साथ भी उसका व्यवहार एक यानी सिरफिरे की तरह ही रहा। 8 अगस्त को आरजीकर अस्पताल में 4 बार चक्कर लगाने के दौरान संजय राय एक बार फिर अपने एक और सिविल वेंटिलेटर दोस्त के साथ अस्पताल के अंदर गया। असल में उस वेंटिलेटर दोस्त का एक रिश्तेदार अस्पताल में भर्ती था और संजय उसी रिश्तेदार को देखने जाने के बहाने से अस्पताल में घूम रहा था। तफ्तीश में पता चला कि इस वारदात को अंजाम देने के बाद संजय ने एक महिला को फ़ोन किया जिसे उसने दीदी कहकर संबोधित किया, मगर हकीकत यही है कि उसने इस महिला के साथ भी बदतमीजी से बात की। अस्पताल से बरामद एक सीसीटीवी फुटेज में 8 अगस्त की रात को संजय राय अस्पताल से बाहर निकलता हुआ दिख रहा था। छानबीन में पता चला है कि रात को अस्पताल से निकलने के बाद अपने एक सिविल वेंटिलेटर दोस्त के साथ पहले सोनागाछी के रेड लाइट एरिया में गया। वहां उसका दोस्त तो एक जिस्म फरोशी के अड्डे में चला गया, लेकिन संजय राय बाहर ही खड़ा रहा। इसके बाद दोनों वहां से फिर साउथ कोलकाता के एक दूसरे रेड लाइट एरिया में चेतला गए, लेकिन यहाँ भी संजय का दोस्त अड्डे के अंदर चला गया और वो बाहर ही खड़ा रह गया। और फिर यहीं से वापसी के दौरान उसने एक लड़की से छेड़छाड़ की और उससे उसकी न्यूड तस्वीरें मांगी। वो सीधे अस्पताल में थोड़ी दूरी पर मौजूद चेतला इलाके की रेड लाइट एरिया में गया था। यानी वारदात के 24 घंटे के दौरान वो एक एक कर 2 रेड लाइट एरिया गया। पहले तो वो एक दोस्त के साथ सोनागाछी गया, फिर वो उसी दोस्त के साथ चेतला के जिस्म फरोशी के अड्डे में पहुंचा, लेकिन दोनों ही जगह उसका दोस्त अंदर गया और ये बाहर ही खड़ा रहा। लौटते हुए रास्ते में एक लड़की से छेड़छाड़ की, आधी रात को डॉक्टर का रेप और मर्डर किया और फिर से एक महिला को फ़ोन कर उससे भी बदतमीजी की। संजय राय की इन हरकतों को देखकर ये भी साफ है कि उसके दिमाग पर लड़कियों के करीब आने और उनसे ज्यादती करने का फितूर किस कदर हावी था कि वो एक के बाद एक लगातार उन्हें अलग अलग तरीक़ों से टारगेट कर रहा था। रेप और मर्डर के मामले में जब संजय राय को गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई ने उसकी क्राइम कुंडली निकाली तो उससे राय के बारे में भी हैरान करने वाली बातें सामने पता चली। साफ हुआ कि संजय राय पर उसके अलावा पहले भी महिलाओं और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के इल्ज़ाम लग चुके हैं। यहाँ तक कि उसने अपने ही मोहल्ले में कई लड़कियों से बदतमीजी की है और अपने इलाके में हफ्ता वसूली भी किया करता था। लेकिन ये तो रही पोर्न फिल्म के एडिक्शन से जूझ रहे रेप और मर्डर के आरोपी संजय राय के 24 घंटे की हरकतों का ब्यौरा। कत्ल के बाद मौकाए वारदात को लेकर अब भी कुछ ऐसा अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब सीबीआई तलाश रही है। इनमें सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और कत्ल की वारदात को कहीं और अंजाम दिया गया और फिर लाश को लाकर सेमिनार रूम में फेंक दिया गया। डॉक्टर के घर वालों ने मौकाए वारदात को देखकर कुछ ऐसे ही सवाल उठाए हैं और अब सीबीआई भी इस पहलू को खंगाल कर देख रही है।
छानबीन में सीबीआई को पता चला है कि 9 अगस्त की सुबह मृतक ट्रेनी डॉक्टर को नींद से जागने के लिए उसका एक कॉलिंग अस्पताल के सेमिनार हॉल में पहुंचा था, लेकिन उसे लगा कि शायद डॉक्टर को सो रही हैं और वो वापस चला गया जब तक उसका कत्ल हो चुका था और सेमिनार रूम में उसकी लाश पड़ी थी। सीबीआई ने उस डॉक्टर से भी पूछताछ की है, लेकिन डॉक्टर ने भी अपने जवाब में बताया कि जब वो सेमिनार रूम में ट्रेनी डॉक्टर को बुलाने के लिए पहुंचा तो उसने देखा कि डॉक्टर अपने सिर पर एक हाथ रखकर नीचे एक मैट्रेस पर लेटी हैं, जिसे देखकर उसे गुमान हुआ कि शायद वो सो रही हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि जिस तरह से ट्रेनी डॉक्टर की लाश सेमिनार रूम में पड़ी थी, क्या उसे देखकर किसी को ऐसा धोखा भी हो सकता है कि इसके जवाब में डॉक्टर ने कहा कि लाश के पास ही एक बेंच भी रखी थी, जिसके ओट से उसने डॉक्टर को देखा और उसे लगा कि वो सो रही हैं। यानी ये साफ है कि कत्ल के बाद आरोपी ने पीड़िता डॉक्टर का हाथ इस तरह से उसके सिर पर रख दिया था जिसे देखकर ये लगे कि वो सो रही हैं। यानी सीन ऑफ क्राइम को वारदात के बाद अपने तरह से फैब्रिकेट करने की कोशिश की गई है और इसलिए ये सवाल और अहम हो जाता है कि क्या ट्रेनिंग डॉक्टर की हत्या कहीं और की गई है और लाश को सेमिनार रूम में लाकर फेंक दिया गया है। सीन ऑफ क्राइम के मुआयने के बाद कुछ और भी ऐसे सवाल हैं जिनके तह तक सीबीआई जाने की कोशिश कर रही हैं। सेमिनार हॉल में डॉक्टर की लाश पोडियम में पड़ी थी, नीचे एक मैट्रेस था और मैट्रेस के नीचे ही बिजली का तार पड़ा था, जबकि हाल ही में सोने के लिए दूसरे बिस्तर भी। ऐसे में सवाल है कि डॉक्टर ने रात को सोने के लिए पोडियम में रखे उस मैट्रेस को क्यों नहीं चुना। शक और सवाल लाश की तरह जगह को देखकर लाश की इस जगह को देखकर भी उठ रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि शायद वारदात के बाद लाश को यहां लाकर फेंक दिया गया है। इधर कोलकाता से दूर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल के मामले पर चीफ जस्टिस की अगुवाई में 3 जजों के बेंच की सुनवाई हुई है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह ने इतने संगीन मामले में एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी समेत कई मामलों पर पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा है कि इस वारदात के बाद फौरन लेकिन एफआईआर रात 11:45 पर दर्ज की गई। अस्पताल प्रशासन क्या कर रहा था, ये सिर्फ एक वारदात की बात नहीं है, बल्कि इसने पूरे देश के स्वास्थ्य सेवाओं पर असर डाला है। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा है कि इम्पैक्ट के फौरन बाद पुलिस ने यूडी केस यानी अस्वाभिमान मौत का मामला दर्ज किया था। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि यानी हत्या का मामला रात को दर्ज हुआ है, आखिर इतनी देरी क्यों लगी। सुप्रीम कोर्ट ने घरवालों को लाश सौंपने में हुई देरी को लेकर भी सवाल पूछा है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा कि घरवालों को शव कब सौंपा गया, तो एडवोकेट सिब्बल ने बताया कि रात 8:30 बजे के करीब। इस पर कोर्ट ने कहा कि यानी एफआईआर अंतिम संस्कार के भी 3 घंटे बाद तक 11:15 बजे तक दर्ज हुई। सुप्रीम कोर्ट रेप और कत्ल की इस वारदात को लेकर कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अव्वल तो इस मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो यानी स्वतः संज्ञान लिया है। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से इस मामले की तफ्तीश और पूरे केस को संभालने में हुई ढिलाई को लेकर सवालों की झड़ी लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की गुरुवार को करने जा रही है। तब तक कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई से अब तक की तफ्तीश को लेकर स्टेट रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। फिलहाल कोर्ट ने सीबीआई जैसी सेंट्रल एजेंसियों को आरजीकर अस्पताल की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप दी है और पूरे देश में मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 10 मेंबरों की एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है और उनमें 3 हफ्ते तक अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। जिम ट्रेनर से इश्क, पानीपत में पति का कत्ल और ऑस्ट्रेलिया में सुराग, 2.5 साल बाद सुलझी एक मर्डर मिस्ट्री की इनसाइड स्टोरी। दोस्तों ये खबर पानीपत की है। ये जुर्म की एक अनोखी कहानी है। इसकी शुरुआत एक एक्सीडेंट से होती है। अपने घर के पास बैठे एक शख्स को एक मिनी ट्रक भयानक टक्कर मार देता है। पीड़ित की दोनों टांगें टूट जाती हैं। फिर एक्सीडेंट का शिकार होने वाले शख्स पर दोषी ड्राइवर केस वापस लेने के लिए दबाव बनाने लगता है।
पीड़ित दबाव के आगे झुकने से इनकार कर देता है। इस इनकार के बदले एक्सीडेंट के ठीक 71 दिन बाद इस कहानी में एक भयानक मोड़ आता है। खुन्नस से भरा दोषी ड्राइवर पीड़ित शख्स के घर में घुसकर उससे बिल्कुल करीब से गोली मार देता है, यानी पीड़ित की हत्या हो जाती है। लेकिन कातिल ड्राइवर मौके से पकड़ा जाता है। ऊपर लिखी ये पूरी कहानी एक ओपन एंड शॉर्ट केस है, यानी एक ऐसा जुर्म जो सबकी आंखों के सामने हुआ, सब ने सब कुछ होता हुआ देखा, गवाही दी और खून से रंगे हाथ के साथ गुनहगार मौके से ही पकड़ा गया। लेकिन वो कहते हैं न कि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। कई बार सच्चाई उससे आगे भी होती हैं, लेकिन नज़र नहीं आती। ये मामला कुछ ऐसा ही है। अब 2.5 साल बाद इस केस में एक ऐसा ट्विस्ट आया है जिसने इस केस से जुड़े लोगों के साथ खुद उन पुलिस वालों को भी हैरत में डाल दिया है जिन्होंने इस केस की तफ्तीश की, गुनहगार को गिरफ्तार किया और उसे जेल भिजवाया। क्योंकि पुलिस जिसे अब तक इस केस का कातिल समझ रही थी, असल में वो इस कत्ल का एक सिर्फ मोहरावर था। उसे सिर्फ कत्ल की सुपारी दी गई थी। यह कत्ल की एक ऐसी साजिश थी जिसे 2 हिस्सों में बांटा गया था, प्लान ए और प्लान बी। यानी एक प्लान के फेल होने पर दूसरे प्लान पर शिफ्ट हो जाना, यानी उसे अमल में लाना। लेकिन एक ओपन एंड शॉर्ट केस के पीछे छिपी इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा आखिर कैसे हुआ, तो जवाब है मौकाए वारदात, यानी 8621 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया से आए एक व्हाट्सएप मैसेज की वजह से। आखिर क्या है वो प्लान ए और प्लान बी? कौन था असली कातिल? ऑस्ट्रेलिया से मैसेज भेजने वाले की पहचान क्या थी? मैसेज में ऐसा क्या लिखा था? और आखिर इस केस में ऐसा क्या है जिसने लोगों को हैरत में डाल दिया है? तो आइए इस कहानी को समझने के लिए करीब 2.5 साल पीछे चलते हैं। इस साजिश की शुरुआत प्लान ए से होती है। 5 अक्टूबर 2021 को शाम का वक्त था। हरियाणा के पानीपत के सुखदेव नगर इलाके में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने वाला विनोद बराडा अपनी कॉलोनी के गेट के पास बैठा था। लेकिन बदकिस्मती से वो घर के पास बैठे बैठे ही एक हादसे का शिकार हो गया। एक तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि विनोद की दोनों टांगें टूट गई। उसे अस्पताल में एक लंबा वक्त गुजारना पड़ा। इस बीच पुलिस ने उस ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया जिसने विनोद को टक्कर मारी थी। ये पंजाब के भटिंडा का रहने वाला देव सुनार उर्फ दीपक नाम का शख्स था। लेकिन इस वारदात के ठीक 15 दिन बाद ट्रक ड्राइवर दीपक अचानक एक रोज पानीपत में विनोद के घर आ पहुंचा। उसने विनोद से इस मामले में समझौता कर लेने की गुजारिश करते हुए केस को वापस लेने के लिए कहने लगा। लेकिन इसे विनोद का गुस्सा कहें या फिर कुछ और, उसने केस वापस लेने से मना कर दिया। लेकिन विनोद का यही इनकार उसकी ज़िंदगी पर भारी पड़ जाएगा, ये किसी ने सोचा तक नहीं था। उसने समझौते से इनकार करने के ठीक 56 दिन बाद यानी 15 दिसंबर को एक भयानक वारदात हुई। आरोपी ड्राइवर अचानक फिर से उसके घर आ धमका। इससे पहले भी कोई कुछ समझ पाता, दीपक के घर में एंट्री करते ही सीधे अंदर के दरवाजे की कुंडी लगा ली। इस बार उसके हाथ में पिस्तौल था और घर में घुस आए इस शख्स को देखकर विनोद की पत्नी और बच्चे शोर मचाने लगे। पड़ोसी भी आ पहुँचे। दरवाज़ा बंद था इसलिए वो फौरन कोई मदद नहीं कर सके और ड्राइवर दीपक ने विनोद के सिर और कमर में बिल्कुल करीब से गोली मार दी। इस हमले से विनोद की मौके पर ही जान चली गई। ये वारदात सबकी आंखों के सामने हुआ था। कातिल के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। लोगों ने उसे दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। अब पुलिस दीपक को एक बार फिर गिरफ्तार कर चुकी थी। उस पर 2 अलग अलग केस दर्ज हो चुके थे। एक्सीडेंट कर जाने की कोशिश का केस यानी आईपीसी की धारा 307 का मुकदमा, जबकि इस बार किए गए कत्ल का केस यानी आईपीसी की धारा 302 का मुकदमा। यह मामला बिल्कुल ओपन एंड शॉर्ट केस था। इसमें कोई भी रहस्य जैसी बात नहीं थी। कातिल पकड़े जाने के बाद अपना जुर्म कबूल कर चुका था। उसका कहना था कि चूंकि विनोद ने एक्सीडेंट के मामले में उससे समझौते से इनकार कर दिया, इसलिए उसने उसकी हत्या कर दी। इस बात को जब करीब 2.5 साल गुजर चुके थे, वक्त का दरिया बहता बहता दूर निकल चुका था। लेकिन इतने ही दिनों के बाद यानी अब से महज कुछ रोज पहले पानीपत के एसपी अजीत सिंह शेखावत के मोबाइल पर ऑस्ट्रेलिया से मैसेज आया।
मैसेज करने वाले ने विनोद मर्डर केस का जिक्र करते हुए लिखा था कि उस केस का गुनहगार अकेला वो ड्राइवर दीपक नहीं है, बल्कि उसकी केस की साजिश में विनोद के कुछ बेहद करीबी लोग यानी घरवाले भी शामिल हैं, जिसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। कहते हैं समझदार लोगों का इशारा काफ़ी होता है। पुलिस ने इस मामले की नए सिरे से जांच शुरू कर दी। CIA 3 की टीम ने आरोपी दीपक के बारे में जानकारी जुटाने के साथ उसके कॉल डिटेल्स निकलवाई। इसमें पता चला कि भटिंडा का रहने वाला ड्राइवर दीपक हरियाणा के ही गोहाना के रहने वाले सुमित नाम के किसी शख्स से लगातार बात करता रहता था। अब सुमित भी पुलिस के रडार में आ चुका था। पुलिस ने बड़ी खामोशी से उसके बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत कर दी। इस कोशिश में पुलिस को एक ऐसी बात पता चली जिसने उसका दिमाग घुमा दिया। सुमित नाम के इस शख्स की मारे गए कारोबारी विनोद बराडे की पत्नी निधि से काफ़ी बातचीत होती थी। सुमित और निधि के बीच लंबी बातचीत हुआ करती थी। पुलिस ने विनोद के कत्ल के सिलसिले में सुमित को हिरासत में ले लिया। उसने कत्ल के 2.5 साल बाद न सिर्फ कत्ल में अपना हाथ होने की बात कबूल कर ली, बल्कि ये खुलासा हर किसी को चौंका दिया। ये कत्ल उसने खुद विनोद की पत्नी निधि के कहने पर करवाया था, यानी साजिश में विनोद की पत्नी निधि भी शामिल थी। लेकिन आखिर निधि ने अपने ही पति विनोद का कत्ल क्यों करवा दिया? वो अब तक पति पत्नी में किसी तरह का कोई विवाद नहीं था। सवाल ये भी था कि आखिर सुमित और निधि एक दूसरे को कैसे जानते थे। सवाल ये भी था कि अगर इस कत्ल के पीछे सुमित और निधि शामिल थे तो फिर ट्रक ड्राइवर ने अकेले विनोद का कत्ल करने का दोष अपने सिर पर क्यों ले लिया? तो इस सवाल के पीछे साजिश का प्लान बी था। 2.5 साल बाद भी सही कत्ल एक ओपन एंड शॉर्ट केस अब तक पेचीदा मर्डर मिस्ट्री में तब्दील हो चुका था। कत्ल का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद मकतूल की बीवी थी। लेकिन सवाल यह था कि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने वाले एक शख्स का कत्ल खुद उसी की बीवी ने क्यों करवा दिया? कैसे वो अब तक शक के दायरे में आने से बचती रही? दरअसल निधि साल 2021 में जिम में फिटनेस ट्रेनिंग के लिए जाया करती थी। उसी जिम में गोहाना का रहने वाला सुमित ट्रेनर के तौर पर काम करता था। वहाँ सुमित और निधि में दोस्ती हुई और फिर दोनों नज़दीक आ गए। अब जाहिर है कि निधि शादीशुदा थी, तो जब उसके पति विनोद को अपनी बीवी के इस अफेयर के बारे में पता चला तो इसका विरोध करने लगा। उसकी निधि से सुमित को लेकर कई बार कहासुनी भी हुई। बस इसी बात निधि ने अपने पति विनोद को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया और नए नए बॉयफ्रेंड सुमित के साथ मिलकर उसके कत्ल की साजिश रच डाली। सुमित ने अपने किसी जानकार के जरिए ट्रक ड्राइवर दीपक से बात की। तय ये हुआ कि दीपक ट्रक से कुचलकर विनोद की हत्या कर देगा और कहीं ये कोशिश नाकाम हो गई तो फिर प्लान बी पर काम होगा। प्लान ए के मुताबिक सुमित और निधि ने दीपक को 10 लाख रुपए की सुपारी दी और फिर उनके इशारे पर दीपक ने पहले विनोद को टक्कर ट्रक से कुचलकर मारने की कोशिश की और जब इस काम में वो नाकाम रहा तो कुछ दिन बाद उसने समझौते के बहाने से विनोद के घर पर धावा बोला और फिर आखिरकार गोली मारकर उसकी जान ले ली। यानी प्लान बी कामयाब हो गया और विनोद की हत्या हो गई। निधि ने अपने उसी पति यानी विनोद बराडा के रुपए से उसकी सुपारी दी जिस पति का उसने कत्ल करवाया। यहाँ तक कि आगे भी जेल में रहने तक उसके और उसके परिवार को देखभाल करने का जिम्मा निधि और सुमित ने उठा रखा था। किसी को इसकी खबर नहीं थी। वो तो जब ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले विनोद के भाई को अपनी भाभी की इस करतूत के बारे में खुफिया खबर मिली तो उसने चुपचाप इसके बारे में पानीपत पुलिस व्हाट्सएप के जरिए शिकायत की और जब दोबारा इस केस की तफ्तीश हुई तो असली कहानी सामने आ गई। पत्नी खर्च करती थी ज़्यादा पैसे। पति ने 2.5 लाख में दोस्त को सुपारी देकर करवा दी हत्या। दोस्तों ये खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर की है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पति ने अपनी ही पत्नी की सुपारी देकर हत्या करा दी। कत्ल की इस वारदात में युवक के दोस्त ने भी उसका साथ दिया। जानकारी के मुताबिक पत्नी की हत्या करवाने के लिए पति ने 2.5 लाख रुपए में सौदा तय किया था और अपनी आंखों के सामने पत्नी का कत्ल दोस्त के साथ करवा दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक मृतक महिला का कसूर सिर्फ इतना था कि वह ज़्यादा पैसे खर्च करती थी और यही बात उसके पति को नागवार गुजरती थी। हैरान कर देने वाली यह घटना ग्वालियर में 13 अगस्त को हुई थी, जिसका खुलासा पुलिस ने 11 दिनों बाद अब किया है।
पुलिस के मुताबिक 13 अगस्त को बिक्की फैक्ट्री के पास एक सड़क दुर्घटना हुई थी। लोडिंग वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल पर जा रही एक महिला दुर्गावती की मौत हो गई थी, जबकि मोटरसाइकिल चला रहा दुर्गावती का भाई संदेश घायल हो गया था। यही बयान दुर्गावती के पति अजय भार्गव ने पुलिस के सामने दिया था। अजय ने पुलिस को बताया था कि वो सभी लोग मंदिर के दर्शन करके वापस लौट रहे थे, तभी एक लोडिंग वाहन की टक्कर से पत्नी की मौत हो गई। पुलिस ने भी उस वक्त इसे दुर्घटना मानकर केस दर्ज कर लिया था और जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने दुर्घटना वाली जगह के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया, जिसके बाद कोई भी लोडिंग वाहन फुटेज में दिखाई नहीं दिया। हालांकि संदेश और दुर्गावती जिस मोटरसाइकिल पर सवार थे उसके पीछे इको स्पोर्ट कार जरूर दिखाई दे रही थी। इसके बाद पुलिस को कुछ संदेह हुआ। पुलिस ने जब अजय से पूछताछ की, टक्कर मारने वाला लोडिंग वाहन था या कोई कार थी। इस पर अजय ने कहा कि वह कार भी हो सकती है। यहीं से पुलिस का संदेह अजय पर गहरा हो गया। इसके बाद पुलिस ने अजय की कुंडली खंगालनी शुरू कर दी। पुलिस जांच में इस बात की जानकारी मिली कि मृतक दुर्गावती अजय की दूसरी पत्नी थी। अजय की पहली पत्नी मुरैना के बगचीनी में अजय के पुश्तैनी घर में रहती हैं, जबकि दुर्गावती उर्फ मुस्कान से अजय दूसरी शादी की थी। दुर्गावती से अजय के प्रेम संबंध भी थे। साल 2017 में अजय और दुर्गावती दोनों ही एग्जाम की तैयारी के दौरान एक दूसरे से संपर्क में आए थे, लेकिन साल 2021 में दुर्गावती के पिता ने दुर्गावती की शादी कहीं और कर दी थी। साल 2022 में अजय ने भी शादी कर ली। दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त हो गए, लेकिन अजय की शादी के कुछ दिनों बाद दुर्गावती ने अपने पति से तलाक ले लिया और वापस अपने घर आ गई। एक बार फिर से दुर्गावती और अजय एक दूसरे के संपर्क में आ गए। अजय और दुर्गावती ने साल 2023 में कोर्ट में शादी कर ली। इसके बाद दोनों पड़ाव इलाके में साकेत नगर में रहने लगे। एडिशनल एसीपी निरंजन शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि अजय भार्गव अपनी दूसरी पत्नी दुर्गावती के खर्चे से बहुत परेशान था। दुर्गावती इतने पैसे खर्च करती थी कि अजय की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी थी। दुर्गावती पर उससे गुस्सा भी आने लगा था, इसलिए अजय ने दुर्गावती को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। इसके लिए उसने अपने 3 दोस्तों का भी सहयोग लिया। अजय ने इंदौर के इको स्पोर्ट कार के साथ अपने दोस्त को ग्वालियर बुलाया। प्लान के मुताबिक 2.5 लाख रुपए में अजय ने अपने दोस्तों को अपनी पत्नी की हत्या की सुपारी दी। पूरी प्लानिंग के तहत अजय अपनी पत्नी और साले को लेकर मंदिर के दर्शन के लिए गया था और वापस लौटते समय अजय ने दोस्तों के इको स्पोर्ट कार से बाइक को टक्कर मार दी। प्लानिंग के तहत अजय ने अपनी पत्नी को रास्ते से हटा दिया। सुपारी की 2.5 लाख रकम भी अजय ने अपने दोस्त को दे दी, लेकिन पुलिस जांच में उनकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई और वो पकड़े गए।